हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज प्लांट किंगडम का ये सेकेंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास के भांति ही आज भी मैं इस क्लास में एनसीईआरटी के हर एक लाइन को एक कहानी के द्वारा इलेबोरेट करके बताऊंगा, ताकि आप नीट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को बायोलॉजी में धजिया उड़ा करके आइएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। चूँकि आप सभी जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे प्लांट किंगडम, जो एनसीईआरटी का 11th का चैप्टर नंबर 3 है, और इसमें हमको पढ़ना था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ये सब टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ रहे थे और इसमें आर एच विटिकर साहब के बारे में जाने थे। उसके बाद ये जाने थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया एंड प्लांट, ये सब होता है। ठीक है, इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। ये बातें भी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, प्लांट किंगडम के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? प्लांट किंगडम है। तो प्लांट ऑब्वियसली प्लांट के बारे में ही काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। ये सब क्विक रिकैप एक बार ले लेते हैं। इस चैप्टर में, प्लांट किंगडम के इस चैप्टर में हमको काफ़ी डिटेल से पढ़ना क्या है, तो पहले पढ़ेंगे हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे ब्रायोफाइट के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। देखिए मित्र, यदि आप पिछला क्लास को नहीं पढ़े हैं तो उसे आप देख लीजिए, ताकि आपको काफ़ी बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। वो कोई बड़ा सा वीडियो नहीं, छोटा वीडियो है, वही 20 मिनट के आसपास होगा, तो उसमें काफ़ी डिटेल से समझाया गया था ये सब बातें। उसके बाद हम लोग देखे थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेस्ड होता है ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। क्या होता है? ये आधारित होता है, जिसमें हम लोग हैबिटेट लेंगे, फिर कलर लेंगे, फिर नंबर लेंगे, शेप ऑफ लिप्स, ये सब देखेंगे। नहीं, ये सब हम लोग जान लिए थे। फिर एंड्रोसियम्स स्ट्रक्चर के आधार पर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और एंडोसियम स्ट्रक्चर के आधार पे लिनियस साहब ने क्या किया था, ये बताए थे आर्टिफिशियल सिस्टम। ये सब हम लोग काफ़ी डिटेल से पिछले क्लास में स्टडी कर चुके थे। इसको डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें कुछ कमी दिखाई दी। जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम्स गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव, ये आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज दिए। किसका? वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया, सेम वेटेज दिया, जिसके कारण ये डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, जो नेचुरल एफिनिटी पे नेचुरल सिस्टम बेस्ड होता है। ये बात को हम लोग जान लिए थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। इसमें उन्होंने एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल दोनों फीचर को इंक्लूड किया था। एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर, ये दोनों फीचर को इसमें इंक्लूड किया गया था। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सच एज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए दिया था। कौन दिए थे? तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ये सब बातें काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी किए थे। आज के क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। एट प्रेजेंट पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट टाइम में पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। कि कौन सा सिस्टम दोस्त? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, जो बेस्ड होता है, किस पे आधारित होता है? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन कैसे कैसे वो डेवलप किया। चूँकि आप सभी जानते हैं हम लोग जो ह्यूमन हैं तो पहले इतना डेवलप नहीं थे। हम लोग का पूर्वज कौन है? चिंपांजी है या बनमानुस कह सकते हो। उसके बॉडी पे, पूरा शरीर पे क्या होता था? बाल होता था, पहले पूँछ हुआ करता था। लेकिन समय क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। समय दर समय क्या हुई?
विकास हुआ और आपके जैसे हमारे जैसे डेवलप प्राणी का निर्माण हुआ। तो ये सब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आधारित कौन था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो वेरियस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन के आधार पर कैसे होता है उसके पे ये आधारित थी। आर एक्सेप्टेबल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सवाल पूछा जाएगा पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे आधारित था? क्या बताएंगे दोस्त? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ये आधारित था। नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है इस लाइन से, ठीक है। अगला लाइन पढ़ेंगे और ये देखिए हर लाइन को ऐसे पढ़ेंगे जैसे मानो हर लाइन से सवाल पूछ रही हो और उसका क्वेश्चन बनाऊंगा और मैं उसका आंसर आपसे पूछूंगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिस एज्यूम that organism belonging to the same taxa have common ancestor। इसमें क्या क्या एज्यूम किया गया कि ऑर्गेनिज्म जो है बिलोंग करती है सेम टैक्सा, ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन इंसेस्टर, जिसका इंसेस्टर क्या हो? कॉमन हो, जिसका पूर्वज क्या हो दोस्त? कॉमन हो, ये एज्यूम किया गया। अब थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। We now use informations of many other sources to help resolve difficulties in classification। हम लोग ढेर सारे इन्फॉर्मेशन को एकत्रित किए, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के सहायता से इसमें जितने भी प्रकार की कठिनाइयाँ था उसको क्या किया गया? रिजॉल्व किया गया, दूर किया गया। अब आप ही बताओ, आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर बनाते हो, जहाँ क्लास करते हो उसका डीपीपी बनाते हो, सॉल्व करते हो, टेस्ट देते हो ताकि आप अपने आप को परख पाओ। क्या सिर्फ एक चीज़ की तैयारी से, क्या सिर्फ केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी से आप नीट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं दोस्त। ठीक वैसे ही यहाँ पे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन एकत्रित किया गया, किसके लिए? ताकि इंसेस्टर का पता करने के लिए ये जो डिफ़िकल्टीज थी उसको दूर करने के लिए ढेर सारे इन्फॉर्मेशन को एकत्रित किया गया। जैसे आप देखिए हमारे एनसीईआरटी में 11th 12th दोनों मिला करके 38 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा कम या ज़्यादा, मतलब लगभग इक्वल है। किसी एक चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर से आपके नीट में सवाल पूछा जाता है। तब प्रत्येक चैप्टर का ज्ञान को आप कलेक्ट करते हो ना दोस्त। ठीक वैसे ही इसमें जितने भी प्रकार की डिफ़िकल्टी थी उसको दूर करने के लिए क्या किया? मेनी इन्फॉर्मेशन को एकत्रित किया गया। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट हैव देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा क्या हुआ? इम्पोर्टेंस व्हेन नो फॉसिल एविडेंस, इसका कोई फॉसिल एविडेंस, सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं पाया गया। नॉमरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में हम जानते हैं। नॉमरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इस बात को समझिए दोस्त। नॉमरिकल टेक्सोनॉमी, कौन सा टेक्सोनॉमी दोस्त? नॉमरिकल टेक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ने के लिए पहले इसका कलर को चेंज कर लिए हैं। नॉमरिकल टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमी। नॉमरिकल मतलब इसमें नंबर, इस टेक्सोनॉमी में नंबर का यूज किया जाएगा। अब आप बताओ, आप जब फिजिक्स का खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स के एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज बनाते होंगे तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होता होगा। उसका यूज़ करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? तो बनाने के लिए, जल्द बन जाए इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ना दोस्त। ठीक वैसे ही जब ढेर सारा नंबर होगा तो सभी नंबर को तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। उसके कैलकुलेशन को जल्द चंद मिनटों में करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बताइए, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही नॉमरिकल टेक्सोनॉमी में भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है और सभी डाटा को याद करना संभव है। अरे संभव नहीं है ना दोस्त, इसलिए उसको क्या करेंगे? कंप्यूटर का यूज करेंगे। तो देखिए बताया गया है क्या। नॉमरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को इजीली जानने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग दोस्त? बोलेंगे कंप्यूटर का।
नंबर एंड कोड आर असाइन्ड ऑल द कैरेक्टर एंड डाटा देन प्रोसीड्स। देखिए इसमें नंबर एंड कोड को असाइन किया गया, ऑल कैरेक्टर एंड सभी कैरेक्टर और सभी डाटा की सहायता से नंबर और कोड को असाइन किया गया, ठीक है। इन दिस वे इस कैरेक्टर गिव इक्वल इम्पोर्टेंस, और इस पाथ से इस रास्ता से सभी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया। ऑल कैरेक्टर गिव इक्वल वेटेज। तो सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होगा, क्या बताएंगे दोस्त? बेस्ड ऑन कंप्यूटर। और इसमें किस किस को लिया गया, तो बोलेंगे नंबर और कोड के को असाइन किया गया। सभी कैरेक्टर एंड डाटा के लिए सबका अलग अलग नंबर और अलग अलग कोड दे दिया गया। उदाहरण के तौर पे आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप देखिएगा कि केमिकल बायोकेमिस्ट्री आप पढ़िएगा, हम लोग को पढ़ाया गया है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में के लैब में आप जब जाओगे तो वहाँ देखोगे अलग अलग प्रकार के रसायन होता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होता है। तो सबको अलग अलग कोडिंग करके और नंबरिंग कर दिया गया है 1 2 3 4, ताकि उसको पढ़ने में समझने में काफ़ी क्या हो, आसानी हो। ठीक वैसे ही दोस्त इसमें भी अलग अलग नंबर और अलग अलग कोड दिया गया है। ईच कैरेक्टर इज गिवन, प्रत्येक कैरेक्टर को कैसा वेटेज दिया गया है, तो क्या बोलेंगे? इक्वल कैरेक्टर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन से जो भी सवाल पूछा जाएगा उसे आप यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम्स 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसाइडर, और एक ही समय में 100 ऑफ कैरेक्टर को कंसाइड किया जा सकता है, एकत्रित करके रखा जा सकता है। आपके मोबाइल में बताइए, आपके मोबाइल में अलग अलग फोल्डर है, अलग अलग ऐप है, प्रत्येक ऐप का अलग अलग काम है। प्रत्येक ऐप का क्या है दोस्त, जो आपके लिए काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंस है, जो आपके लिए ये रहस्य का विषय है। किसी का फोटो हो उसको आप क्या कर सकते हैं, क्या करके रखे हुए हैं, हाइड करके रखे हुए हैं। मतलब हर चीज़ का एक फोल्डर बना हुआ। मेरे कहने का अर्थ यही है। जैसे देखिए इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा लेक्चर, फिजिक्स का भी मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी मिल जाएगा। क्या सभी को मिक्स करके रख दिया जाए तो पढ़ने में आसानी रहेगा, ढूंढने में आसानी रहेगा? नहीं, सबके लिए प्लेलिस्ट बना दिया जाता है कि ये इसमें फिजिक्स का होगा लेक्चर, इसमें केमिस्ट्री का, इसमें बायोलॉजी का, इसमें बायोलॉजी के मान लो प्लांट किंगडम है तो इसमें कई लेक्चर आएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो उसको भी लेक्चर को अलग अलग करके रखा गया है। में प्ले लिस्ट में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 इस तरह से अरेंज कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। 100 ऑफ कैरेक्टर जो होता है ना, सबको अलग अलग करके बढ़िया से एकत्रित करके अलग अलग कोड और अलग अलग नंबर दे करके रखा जाता है और सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है। अब आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। चलो इस बात को हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी क्या पढ़ेंगे दोस्त? साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होगा? द बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस। ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होगा साइटोटैक्सोनॉमी। तो सवाल पूछा जा सकता है नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आए कि साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होगा, क्या बताना है दोस्त? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी हाँ, बताइए तो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। बस ऐसे पढ़ते रहिए और देखिएगा एक दिन नया इतिहास रचिएगा। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे आधारित होता है। जैसे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रोमोजोम का नंबर, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर, ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रोमोजोम का नंबर होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा एंड बिहेवियर को इसमें लिया गया है। उसके बाद केमियोटैक्सोनॉमी डाइट यूज इन केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स। इसमें केमिकल कंस्टिट्यूट किसका? प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूट को केमियोटैक्सोनॉमी में यूज किया जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है साइटोटैक्सोनॉमी किसका यूज करेंगे, तो बोलेंगे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस।
साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, तो क्रोमोसोम का नंबर आएगा, उसका स्ट्रक्चर आएगा। इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जो 12th का होगा, ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया। तो क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। एंड कीमोटैक्सोनॉमी में क्या, केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूट्स को यूज किया जाता है। आर आल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डे, इन दिनों इस सब का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त अभी तक जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग सबसे पहले जाने थे R.H. व्हिटेकर 1969 ईस्वी में क्या किया, क्लासिफिकेशन के, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर प्लांट किंगडम है, इसलिए प्लांट के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करना होगा। प्लांट के कुछ खास पार्ट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग जानेंगे। उसके बाद ये देखे थे आर्टिफिशियल सिस्टम किस पे आधारित होता है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आधारित होता है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या आएगा, मेरे साथ आप बोलिएगा क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हो, ठीक है। हैबिटेट आएगा, कलर आएगा, नंबर आएगा, शेप ऑफ लिप्स आएगा और मेनी वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर ये में इसमें आती है। ये बातें हम लोग जान लिए थे। उसके बाद देखे थे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किस पे बेस्ड होता है दोस्त, तो बताएंगे नेचुरल, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमॉन्ग्स ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल फीचर बट अल्सो इंटरनल फीचर, इसमें केवल एक्सटर्नल फीचर ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर को भी लिया गया, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइकोकेमिस्ट्री। किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया गया। और ये सिस्टम कौन दिए थे, जॉर्ज बेंथम्स एंड जोसेफ डॉल्टन, इसलिए इसे बेंथम एंड हुकर सिस्टम भी कहा जाता है। फिर आई कौन सा सिस्टम, बोलिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किस पे बेस्ड होगा, द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसमें सेम टैक्सा के लिए कॉमन एंसेस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब बातें जान लिए। उसके बाद आया कौन, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में नंबर का यूज किया गया। ये क्या होता है, बेस्ड ऑन कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल होता है, उसको किस पे आधारित है, कंप्यूटर पे आधारित है। इस कैरेक्टर गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, प्रत्येक कैरेक्टर को क्या दिया गया है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसमें नंबर और कोड से इसको कोडित किया गया है। ये बातें हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद कौन आई, साइटोटैक्सोनॉमी। ये किस पे बेस्ड होता है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम का नंबर होगा या उसका स्ट्रक्चर होगा या उसका बिहेवियर होगा, इस पे आधारित था। उसके बाद केमियोटैक्सोनॉमी, ये किस पे बेस्ड होगा, यूज्ड द केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूट्स पे क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है, ये सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमियोटैक्सोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त, एल्गी से स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास। तो तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और तब तक खुश रहना, खुशियाँ फैलाते रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।